नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइबर सिटी गुरुग्राम के दौरे पर हैं। गुरुग्राम में सीएम की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने 19 शिकायतों पर सुनवाई की। एक फरियादी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। सीएम ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सोहना थाने के एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अनिल ने शिकायत दी थी कि रघुराज, आकिब और पन्नालाल ने उससे पीएमओ को हवाला देकर नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पे और धोखाधड़ी की थी। मुख्य आरोपी रघुराज को तुरंत गिरफ्तार में लेने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि नौकरियों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। गुरुग्राम दौरे पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की और बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल ने की और साथ ही साथ 19 मामलों की यहां पर जो है सुनवाई हुई, जिसमें कि 16 मामलों का सीएम ने मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक की, जिसमें कि खुद अध्यक्षता की इस बैठक की और साथ ही साथ यहां पर एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें कि 19 मामलों का सीएम ने मौके पर ही समाधान किया। गुरुग्राम में लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, जहां सीएम ने लोग की समस्या सुनी। इस दौरान एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें कि 16 समस्याओं का समाधान किया है। सीएम ने मौके पर ही कर दिया। साथ ही साथ समिति सदस्यों की बातों को भी सुना। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर बात अपनी रखी। सीएम ने नौकरी लगवाने और लेन देन के मामले में तत्कालीन एसएचओ को निलंबित भी किया। साथ ही डीडीए के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 23 में दुकान के सामने रेहड़ी हटाने के मामले में सीएम ने आदेश दिए और कहा कि दुकान के सामने रेहड़ी लगाई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मार्किंग फॉर पार्किंग के तहत नगर निगम 15,000 स्थानों पर मार्किंग फॉर पार्किंग के लिए सुनिश्चित करे। इसके अलावा सीएम ने अवैध माइनिंग को लेकर बयान दिया और कहा कि अवैध माइनिंग पर सरकार सख्त है, जो शिकायत मिली है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं सीएम ने सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में कहा कि सीबीआई जांच के लिए गोवा पुलिस से कहा गया है। गोवा पुलिस की जांच जारी है और परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो सीबीआई जांच होगी। सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता करते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक की और साथ ही साथ इस मामले में एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें कि 16 मामलों का सीएम ने मौके पर ही समाधान कर दिया और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की और जो शिकायतें उनके पास पहुंच रही हैं, चाहे वो माइनिंग को लेकर हो, चाहे वो नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी का हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, आज पहली बात तो यह है कि ये ग्रीवेंस मीटिंग थोड़ा डिले हुई, लगभग 3 महीने के बाद हुई है। कुछ कारण रहते हैं, ज्यादा तो मेरे ही कारण होते हैं, बाकी तो मैं किसी के ऊपर नहीं इसका दोष पड़ सकता। फिर भी आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगली बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। इस खबर पर ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी, जो बैठक है वो खत्म हो गई है, जिसमें कि 19 समस्याओं को रखा गया था, जिसमें कि 16 समस्याओं का समाधान हुआ, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी और प्रत्येक मासिक यह बैठक होती है, लेकिन इस बार डिले था और 3 महीने बाद यह बैठक हुई और इस बैठक में 19 समस्याएं, जन समस्याएं रखी गई थी, जिसमें सड़क, सीवर, पानी, अवैध कब्जे समेत
तमाम तरह के करप्शन के भी मुद्दे सामने रखे गए थे। आज मुख्यमंत्री ने सबकी सुनवाई की, हालांकि 3 ऐसे समस्या थे जिनको पुनः एक्सटेंड किया गया और अगली बैठक में उन सभी 3 समस्याओं को रखी जाएगी। बाकी मौके पर ही 16 समस्याओं का मुख्यमंत्री ने निपटारा किया। इसमें सबसे बड़ा जो समस्या था वो एक शिकायत आई थी सोहना से। यहाँ सोहना में एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के नाम के पद पर भर्ती को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया था, उसमें लेन देन हुए थे और उसकी शिकायत जब थाने में की गई तो कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने भी मिलीभगत कर उस पर कार्रवाई नहीं की और करप्शन का कहीं ना कहीं उसमें मिलीभगत जरूर नजर आया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री के सामने जब शिकायत गई तो पूर्व एसएचओ पर जो आरोप था उसके तहत उस पर एफआईआर दर्ज, उस पूरे मामले पर एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया और जिनकी भी संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाने का आदेश दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के सामने जब सवाल हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों से संबंधित जब पूछी गई कि हरियाणा रोडवेज के जो घटना हुई है इस घटना के तहत क्या कुछ कार्रवाई हुई, आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे, तो इस तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। इसी तरह शिक्षक तबादले को लेकर भी यह सवाल उठा था कि हरियाणा में एक मसला उठा था और इसको लेकर विपक्ष भी काफी हमलावर है कि जो हरियाणा सरकार ने तबादला नीति ऑनलाइन अपनाई है उसमें ऐसे तबादले हुए हैं कि कई स्कूलों में एक ही पोस्ट के 2-2 शिक्षकों 3-3 शिक्षकों की बहाली हो गई है और ट्रांसफर हो गए हैं और कई स्कूल खाली हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है। तो उन्होंने माना कि यह रेशियो जो होता है छात्र और शिक्षक का उसके तहत एक हुआ है और उसको अमल में उस पर जांच की जा रही है और कल शाम तक जो गेस्ट लेक्चर लाने वाले हैं उनके आधार पर उन सभी स्कूलों में भर्तियां जहां भी कमी है तो सुनिश्चित कर ली जाएगी, भर्ती पूरी कर ली जाएगी। तो इस तरह के तमाम जो सवाल थे उसको मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया और आज विजिलेंस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। अगर सुशील जी बात करें, जो बीते दिनों जिस तरीके से अवैध माइनिंग के लेकर जो खबरें सामने निकल कर आई थी उन पर भी क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर खुलकर बोलते हुए सामने आए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले भी आई थी और आपको बता दें कि अभी 8 तारीख को इसी 8 सितंबर को एक घटना हुई है गुरुग्राम के बिलासपुर में, जहां एक कहा जा रहा है कि एसीपी की गाड़ी एक्सीडेंट होती है, एसीपी क्राइम की, और उसको कोई डंपर एक्सीडेंट करके फरार हो जाता है, टक्कर मार के फरार हो जाता है। हालांकि शुरुआती दौर में यह केवल ये जो शिकायत थी यही से माना जा रहा था कि एक्सीडेंट का मसला है, लेकिन जैसे ही यह मसला सामने आया, इसकी जांच शुरू हुई तो इसमें भी कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग खुलकर सामने आ रही है। तो जिससे साफ है कि किस तरह से ये इलीगल माइनिंग में जो शामिल लोग हैं, संलिप्त लोग हैं, उन पर कानून का कोई खौफ नहीं है और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्ती जताई और कहा कि जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुशील। उधर करनाल पहुंचे सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेकर फैसला आ गया है, इसलिए पंजाब सरकार को हरियाणा को जल्द से जल्द पानी देना चाहिए। तीसरे मोर्चे को लेकर सांसद ने कहा कि वैचारिक मतभेद वाले लोग पीएम मोदी को हटाकर देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। मेरी बहनें बैठी हैं और मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। एक कार्यक्रम था सकून नाम से, जो एनजीओ है, उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 550 परिवारों में खुद पाइप और उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहराकर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था हर घर तिरंगा अभियान, उसको सफल बनाया। और सबसे अच्छी बात है कि जिन घरों में तिरंगा लगा आज उन परिवारों के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर और पुरानी यादें ताजा करते हुए आज उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया। मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लाइवली कार्यक्रम है और सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में। उधर बीजेपी विधायक दुड़ाराम के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन का मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि विधायक के ड्राइवर सुभाष ने विधायक के पीए राजवीर पर नौकरी के लिए 85 लाख रुपए लेने के इल्जाम लगाए हैं। ड्राइवर का आरोप है कि न तो पैसे देने वालों को मिली, न ही उनके पैसे वापस किए गए हैं, जिसको लेकर ड्राइवर सुभाष, उसकी पत्नी और कुम्हारिया गांव के ग्रामीण विधायक के घर के बाहर 3 दिन से धरना दे रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस जबरदस्ती धरने से उठाकर पुलिस लाइन ले गई। वहीं इस मामले में हिसार से आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने फतेहाबाद पहुंचकर कहा कि विधायक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और पीड़ित ड्राइवर से लिए गए पैसे भी उसको वापस मिलने चाहिए। साहब को कि पर्ची खर्ची देखो ये अंडर लग रही, इनकी संपत्ति की जांच तक होनी चाहिए। मैं तो कहूँ ये ईडी वाले जो फालतू अंडा है विपक्ष के ऊपर छापे मारते, अरे ये बड़े बड़े बागड़े बैठे, इनका भी मार लिया करो कभी कभार।
कभी थोड़ा राम जी के घर भी आ जाया करो, सीबीआई वालों, ईडी वालों। मैंने पैसे दिए थे नौकरी के नाम पे राजवीर इसके पीए को, जोड़ाराम जी पीए को, ठीक है, मेरे पूर्व नहीं है। उसके बाद में जो आपने घटना है वो तो आपको पता ही है। नहीं बताइए आप क्या मामला हुआ? पूरी दोबारा सारी बात बताऊँ। उसके बाद में मैंने इसको पैसों का आजकल करके इन्होंने मेरे पर जैसे मांगने वाले आए मेरे पास प्रेशर से मैंने जो घटना करी वो तो आपको पता ही है सब। आपने मेरी बात सुनो, पता क्या मामला नहीं होता है, आप अपनी पूरी बात बताइए। पता तो हमारे को सारा ही है, फिर आप क्या करने आए हो? आपने क्या पूरा मामला? मैंने सुसाइड कराया था। ठीक है जी, ये घबराए हुआ कोशिश की थी आपने? ठीक है, उसके बाद में कोशिश नहीं की थी, सुना के एन घबराए हो। उसके बाद में मेरे को अस्पताल में ले गए थे। ये अस्पताल में मेरे बोतल चढ़ रही थी, इन्होंने मेरी घरवाली को बुला के साइन करवाने चाहते थे। भाई तुम्हारे घरवाले को तो सुसाइड का उसमें पीने का कोई जिक्र नहीं था, भाई ये पी गया, अपना सपरा पी गया और पी गया। उसमें ये लिखा गया कि इसके ना अटैक आ गया है। तो मेरा लड़का है, उसने साइन करवा लिए लड़के के, घरवाली ने पढ़ा तो उसमें ये था भाई टेक पढ़ने से इसकी हालात खराब हो गई है, साइकिल हॉस्पिटल की बात है ये। ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, घरवाली बोली इसको कभी बुखार नहीं चढ़ा, तो आज ये क्या नाम रहे बुखार नहीं चढ़ा, टेक कैसे पढ़ सकता है, मैं साइन नहीं करूंगी। उस दिन साइन कर देता तो ये टेक का ही मामला होता। मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता, मीडिया के सामने, जनता मेरे गाँव का सारे गाँव आया उसके सामने नहीं होता। ये बात है सर। कितने पैसे दिए थे? कितने लोगों को? मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप किसी बंदगी है, सब है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा, तो इनसे आपने पैसे लेके किसको दिए? राजवीर इसके पीए को, नौकरी लगवाने के नाम पे? हाँ बिल्कुल जी। तो पर बंदा कितने टोटल कितने पैसे थे जी? ये 85 लाख रुपए है साहब। 85 लाख रुपए दिए? हाँ। तो राजवीर को दिए थे आपने? हाँ, राजवीर को ले आके दिए जी। तो राजवीर ने क्या कहा था अभी किसको देने हैं, कैसे लगेंगे, नौकरी क्या है? उसके बचाने के लिए धूड़ाराम ने दिन रात ये कर दी थी हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको लगता है अभी ये पैसे राजवीर ने धूड़ाराम जी को दिए हैं? उसके बाद मेरे को अभी तो मेरे को पक्का प्रूफ हो गया जी, क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक उसके खिलाफ मेरा साइन नहीं हुआ, जब तक धूड़ाराम दिन रात एक कर रखी थी भाई कैसे न कैसे इसके साइन हो, इसके हाथ कट जाए तो तुम्हारा मामला ठंडा हो जाए। आपका ये आरोप है कि राजवीर ने पैसे धूड़ाराम को दिए हैं? आइए है जी। मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस कप्तान को एसपी को एप्लीकेशन दीजिए, और मैं कहूँगा एसपी साहब को सीनियर अधिकारियों से इंक्वायरी करवा के अगर इसने उसे दे रखे हैं तो मिलने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत इंजाम लगाता है, झूठा इंजाम लगाता है, इस पर कार्रवाई। मैं कहूँ दूध का दूध पानी का होना चाहिए। कोई गलत बात मेरे तो फिर आपके घर के बाहर आज धरना क्यों दिया? मैं तो कहा आओ कोई ज्ञापन देना ज्ञापन दीजिए, मेरे को ज्ञापन दे मुझे दीजिए, एसपी को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आना एमएलए से मिलिए, कौन मैं बेटा मिलने के लिए बैठा, आगे मिले। धूड़ाराम बिश्नोई का रिश्तेदार सुभाष बिश्नोई, इस चीज में सुभाष बिश्नोई जिम्मेवार है, हमारे कुछ भी हो सकता है। तो मैं समय का मरीज हूँ, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों ने ना सोचे मेरे भाई प्रशासन में लठ ना मारियो, ये हमारे भाई बैठे, ये मजबूर है। आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ में सड़क का सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से लाखों रुपए से सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं घटिया निर्माण कार्य को लेकर बीजेपी नेता ठेकेदार के बचाव में आकर खड़े हो गए। साथ ही पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि सड़क की तराई जनता करे, ठेकेदार जेब में पानी थोड़ा ही भरकर लाएगा। घटिया सामग्री के चलते इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अधिकारी इस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ जिसको लेकर पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें के नेताओं की मिलीभगत के चलते इस पर सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। घटिया सामग्री के सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इस पर अधिकारी जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। बहादुरगढ़ से खबर है, जहां पर एक सड़क सीसी सड़क जो है निर्माणाधीन है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इस सीसी सड़क में
घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बरपा हुआ है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसमें जो है बड़े नेताओं की मिलीभगत के चलते इस तरीके से टालमटूल किया जा रहा है और अधिकारियों की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में समान विकास की धारा बह रही है, पूरे हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं। और आज बहादुरगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने एक रास्ता है जो शक्तिनगर और ये साथवाड़ी कॉलोनी है, आदर्श नगर, देवनगर, इन कॉलोनियों को डीआईजी कॉलोनी, इन कॉलोनियों को सेक्टर 13 से जोड़ने वाला रास्ता है। तो ये नहर के साथ साथ पटरी वाला रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से लगभग 30 लाख रुपए की राशि से ये विकास कार्य मंजूर किया है। ये देखिए कंपनी ये निर्माण बना रही है, ये आपके सामने है। नहीं तो नीचे बैस डाल रखे है, कुछ भी मतलब रोडी भट्ठे का खोरा ले आके डाल दिया इन्होंने। और ये मैं मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में टूट जाएगा ये रोड। इसका अच्छा निर्माण नहीं लगाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों के पास फोन कर दिया, अधिकारी नहीं आ रहे यहाँ पे। उधर सीएम उड़नदस्ता गुरुग्राम और एक्साइज विभाग ने बादशाहपुर एरिया में चल रहे अवैध आहत्य पर छापा मारकर आहता चला रहे राकेश कुमार सिन्हा और सुमित कुमार को गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से कार्ड स्वैपिंग मशीन और पेटीएम स्कैन मशीन और बिल बुक को जब्त कर अवैध आहता चलाने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध आहत्य पर छापा मारा गया है। सीएम फ्लाइंग और जो है प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इसमें कि उधर कोसली गांव में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा ने नवनिर्मित जल प्रयोगशाला का नाम कोसली जल प्रयोगशाला में से बदलकर भाकली जल प्रयोगशाला कर दिया है। लेकिन अब इस नए नाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि कोसली गांव के ग्रामीणों ने महापंचायत कर सरकार और जिला प्रशासन से इस प्रयोगशाला का नाम कोसली ही रखने की मांग की है। पंचायत का मुद्दा है कि नामकरण को लेकर के जिस तरह से हमारा भाईचारा पहले भी रहा है और ये आदेश प्रशासन ने किया या राजनीतिक लोगों ने किया, हमारा भाईचारा खराब ना हो, तो इस विषय को लेकर के कोसली गांव का जो है पंचायत बुलाई गई है। की पंचायत का मकसद था कोसली स्टेशन के ऊपर जो भूमि एवं जल परीक्षण की जो प्रयोगशाला की उद्घाटन किया गया, इसका शिलान्यास कोसली गांव के नाम से हुआ था, जबकि अब नाम बदलकर उस पर भाकली लिख दिया गया है। इसका कोसली गांव पुरजोर विरोध करता है और हम अपनी मांग को मनवाने के लिए, अपने हक के लिए हम विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। पहले हमारे कोसली के नाम से ये उद्घाटन हुआ था, अब बदल के भाकली कर दिया गया है। इसमें विधायक जी और सांसद जी ने मिलकर काम किया है। हमारे गांव में पूरा रोष है। हम सारे से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे और अपने गांव का नाम वापस। उधर नारनौल की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी 2022 में इतिहास रच दिया है, जहां गांव मिर्जापुर बाछोड़ की तनिष्का ने पूरे देश में टॉप किया है। बता दें कि तनिष्का ने 720 अंक के पेपर में 715 अंक प्राप्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक तनिष्का की 10वीं तक की पढ़ाई नारनौल के यदुवंशी शिक्षा निकेतन से हुई है। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के कोटा शहर में रहकर की है। वहीं तनिष्का की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता हरविंदर ने तनिष्का यादव से खास बातचीत की। नीट यूजी 2022 की परीक्षा में भारतवर्ष में पहला स्थान हासिल करने के बाद आज तनिष्का यादव अपने गांव महेंद्रगढ़ जिले के मिर्जापुर बाछोद गांव में पहुंची हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया।
खास बातचीत करेंगे आज। सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आपने ये परीक्षा पास की है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये मतलब जो रिजल्ट है ये मेरे खुद के एफर्ट्स जो मतलब बहुत सिंसियरली और डेडिकेटेडली मैंने काम किया मेरे गोल की तरफ, और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरी फैमिली का सपोर्ट और मेरे टीचर जिन्होंने शायद मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करी मेरे लिए, तो फिर उनके सबकी एफर्ट्स को कंबाइन, और साथ में एक लक फैक्टर भी होता है, रैंक सिंगल डिजिट के लिए तो होता है, मतलब मैं मानती हूँ, तो इन सबका कंबाइन जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने है। बीच के अंदर एक ऐसा टाइम भी आया था कोरोना का, उस टाइम आपने किस तरह से तैयारी वगैरह की? सर कोविड में 11th वाला मेरा थोड़ा बेकार गया था, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ती थी, तो थोड़ा मतलब ऐसा नीट पे ऐसा ज्यादा फोकस नहीं थी, तो मार्क्स थोड़े कम आते थे। बट फिर मैं कुछ दिन कोटा गई, तब मैंने आसपास देखा मेरे जो आसपास जो बच्चे थे कि वो लोग एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया। और फिर दूसरी बात, फिर जो 12th वाला लॉकडाउन था वो मेरा काफी अच्छा गया था, उसमें जो 11th वाले वीक चैप्टर्स थे वो सब भी मैंने कवर कर लिए थे। 10th की बात करें या +2 की बात करें, जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं ये आपने कहाँ पर की? सर फर्स्ट क्लास पे तो मैं माता मरियम स्कूल में जाती थी, उसके बाद 2nd से 10th तक यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल यहाँ पे जो स्कूल है वहां से मैंने किया था। 11th 12th दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल कोटा से मैंने मतलब स्कूलिंग थी और मेरी, और एलन करियर इंस्टीट्यूट से मेरी कोचिंग थी। अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रेरणा स्रोत हैं उन लोगों के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बेसिकली जब हम एक गोल डिसाइड करते हैं तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम अपना जो इनपुट जो मतलब वही है जो हम कर सकते हैं खुद की तरफ से वो 100% दें। उसके बाद रिजल्ट जो भी आएगा वो अपने आप मतलब उस पर इतना तुम एक्सपेक्ट मत करो कि ऐसा आना चाहिए ऐसा नहीं आना चाहिए, तो रिजल्ट जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना सीखो। और फिर दूसरी चीज मतलब अगर आप पढ़ाई भी करते हो उसके बाद आपका नहीं होता तो मुझे पता है मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ऑब्वियसली, मतलब आपने किसी चीज के लिए इतना काम किया है और फिर रिजल्ट नहीं आता तो आपको बुरा लगेगा। रिग्रेट मत करो, अब वो चीज पुरानी हो चुकी है, अब आप क्या कर सकते हो, एक बार वापस से जैसे पुरानी वाली डेडिकेशन के साथ अपना काम वापस से करो, फिर सक्सेस श्योरली आपका होगा। और दूसरी चीज मतलब जेई नीट बोर्ड एग्जाम्स मतलब जो भी सब एग्जाम्स है लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है कि तुम्हारा एक ये हमारे साथ तनिष्का यादव मौजूद थी। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किसी भी लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो वो हर बच्चे के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने किया वही सभी बच्चों पर अप्लाई हो। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ हरविंदर यादव, हर खबर, महेंद्र। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।